हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 नंबर का होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। मतलब उसको संक्षेपण जो है, जो पूरे पाठ का जो सारांश है उसे संक्षेप में लिखना है, तो उसे आप कितने, कुल पाठ का कितना भाग आप लिखेंगे। यानी कि आधे शब्दों में 1/2, 1/3 शब्दों में 1/3, 3/4 शब्दों में 3/4 या 2/3 शब्दों में 2/3। तो वही बताइए कितना हो जाएगा। जैसे कोई पाठ है 33 का है, तो उसका आप कितना भाग लिखेंगे, तो 1/22 का 3 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब उसको 11 भाग लिखेंगे। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। 1/3 शब्दों में जो है लिखेंगे। ठीक है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, तो उसको कितने, 1/3 शब्दों में, 1/3 है। ठीक है, तो आपको बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहने हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कौन सा हो जाएगा। कहने की पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है, या खुमाल रासो है, या परमाल रासो है। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, माना जाता है। अगर आपको यही पूछ ले खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ ले, कौन सा भाई, खड़ी बोली लगा दे। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे, प्री प्रवास। क्या भाई, प्री प्रवास। ठीक है, ये आप बताएंगे। यहाँ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछ ले तो प्री प्रवास आप यहाँ पर लगाएंगे। चलिए देखिए, पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है भाई, तो ये आप ये याद रखिए, चंद्रबरदाई लिखे हैं। कौन से, चंद्रबरदाई जो है, ये आदि काल में इसे लिखा गया है। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। और प्री प्रवास कौन लिखा है भाई, इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध हैं प्री प्रवास के रचनाकार। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे पूछेगा वैसे आप जवाब दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहने की, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, बताइए भाई। देखिए आप देखते हैं, कहने की देखिए देवी गण, तो ये आपका इसमें देखिए बहुवचन बनाने के लिए देवियां होता है। ठीक है, तो इसमें तो नहीं लगेगा। कहने की भक्त, देखिए भक्त गण, गण इसमें जोड़ देते हैं, भक्त गण, तो सही, तो ये बहुवचन बनाया जाता है। शिक्षक गण, आपने जब प्रिंसिपल जो है किसी उत्सव पर आता है, मंच पे आते हैं, मंच पे बोलने, तो बोलते हैं कि मेरे प्रिय शिक्षक गण। ठीक है, संबोधन करते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका बहुवचन में, देखिए नहीं वाला आपको बताना है। तो देखिए नेता, तो नेता गण, ये भी बहुवचन बनाया जा सकता है। तो एक नहीं बना सकता, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें या बड़ा या और अंक बिंदी लगा तो देवियाँ हो जाता है, ये इसका प्लूरल बनता है देवियाँ। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पूछा था कि किसमा गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, तो देवी में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। देखिए आप संयुक्त व्यंजन है भी, तो संयुक्त व्यंजन जो है आपके, ये जो है दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। और संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं कितने हैं, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, तो ये आपके कितने भाई संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें ज्ञा वाला कह रहा है कि देखिए इनको मिलन भी होता है, मतलब कि ये दो व्यंजनों के योग से मिलते हैं। तो इसमें ज्ञा वाला कौन सा मिलता है, तो ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा। जा और जा हलंत यहाँ से मिलकर ज्ञा बनता है। ठीक है, और देखिए इनका जैसे त्रा का क्या बताएंगे भाई, त्रा का ता लिखेंगे, ता हलंत प्लस रा। ठीक है, तो आपका त्रा बन जाएगा। और ज्ञा देखिए जा हलंत प्लस ये तो ज्ञा वाला हो गया ना, ज्ञा वाला तो आपका बताना ही था। ठीक है, और छा देखिए कौन सा बनता है, तो ज्ञा वाला तो बनिए। छा देखिए, छा किससे बनता है, का हलन प्लस सा से बनता है, छा हो गया। ठीक है, और श्रा देखिए किससे बनता है, सा हलन प्लस रा से श्रा बनता है। ठीक, तो ये आपके चारों जो हैं किससे मिलकर बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो मतलब 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इस प्रकार आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहने कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। अभी आपने देखा भाई, दो व्यंजन जब मिलते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अब देखिए इसमें कहने कि अंतास्त होगा, अल्प प्राण, महाप्राण,
तो ये तो आपके नहीं होंगे भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। क्या भाई? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, देखिए अब देखिए अल्प प्राण क्या है भाई? अल्प प्राण उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले या कम समय लगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। देखिए जो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है, पहला, तीसरा और पांचवा जो है आपका क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका बहुत कम, देखिए का हो गया, क, ग और अंगा। ठीक है, तो ये आपका पहले वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है किसमें कौन सा कहलाते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या भाई? अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले, जैसे खा। देखिए खा आप बोल रहे हैं तो हवा खूब ज्यादा निकल रही है, खा हो गया। ठीक, तो हर वर्ग का दूसरा भी और चौथा, याद रखना, हर वर्ग का दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन जो है वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है, और अंतास्त व्यंजन आप जानते हैं 4 ही होते हैं, या, र, ल, व। ठीक है, अल्प प्राण या आते हैं भी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिएगा, अल्प प्राण जिसमें बोलने पर कम हवा निकले। तो ऐसे आपको भूल जाए तो अभी परिभाषा से कोई दिक्कत नहीं, आप बोलकर निकाल लेंगे। कम हवा मतलब क, देखिए खा ज्यादा आ रहा है, हवा निकल रही है तो वो महाप्राण में आ जाएगा। ग है, और घ महाप्राण में आ जाएगा, अंगा। ठीक है, बड़े आराम से, तो अल्प प्राण में। तो ऐसे आप बोल बोल के निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्प प्राण में वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में वर्ग का दूसरा, चौथा। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। चलें आगे, तो आइए आगे चलते हैं। कहने की भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए भाई भगानी, आपको यहाँ भगानी का आपको यहाँ शुद्ध शब्द बतलाना है। चलिए बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? देखिए कह रहे कि भगिनी, भागिन भगिन या भागिनी, भागिनी, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। जो है भगनी जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, भगनी आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, और सब अशुद्ध हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों को पहचानिए। चलिए भाई शुद्ध शब्द आपको बचाना है। कह रहे हैं कि आशीर्वाद, आजीविका। देखिए ये आपके अध्ययन होता है, एक या और होता है, काट दिए, यो गलत, यो गलत, यो गलत। तो एक ही सही है, तो आपका बी नंबर सही है। आजीविका जो है आपका सही शब्द है भाई, आजीविका आपका सही शब्द है। देखिए आशीर्वाद का शुद्ध वर्ष क्या होता है भाई? बड़ा आ होता है, सिटी वाला शाम में बड़ी कमांतरा, वा पे उड़ंकुरा और क्या? दा। ठीक है, तो आशीर्वाद हो गया। ठीक है, देखिए अध्ययन भी गलत लिखे हैं, तो अध्ययन क्या होता है भाई? या यन। ठीक है, अध्ययन हो गया। और देखिए ऊनी लिखा है तो ऊनी होता है। ठीक है, करें ऊनी कपड़ा पहन लो भाई, ठंडी आ गई। चलिए देखिए, तो इस प्रकार आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो भी यहाँ सही शब्द था और सब अशुद्ध थे। आइए, यानी कि महोर्मी का संधि विच्छेद आपको यहाँ बताना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। कहने कि महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्मी या महत प्लस मर्मी। तो बताइए भाई सही शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। महा प्लस ऊर्मी आपका सही शब्द हो जाएगा। तो कौन से संधि इसमें? गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। देखिए कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। जो है डी, जो है डी में व्यंजन में संधि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन संधि आपसे पूछा है भी, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो देखिए डी वाले में क्या है? रस प्लस आयन, रस प्लस आयन मतलब रसायन, दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। और जो है उद्धरण, तद्धित और वाग जाल में आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है? चलिए भाई गौशाला, गौशाला देखिए इसका समास विग्रह करेंगे तो गौ के लिए शाला। ठीक है, जिसमें गांव को रखा जाता है शाम सुबह, उसी को बोलते हैं गौशाला। ठीक है, चलिए बताइए गौ के लिए शाला। देखिए तो आप जानते हैं भाई इसमें क्या आया है? विभक्ति आई है। ठीक है, तो आपको जानते हैं तो विभक्ति किसमें आती है? के लिए।
विभक्ति आई है, संप्रदान तत्पुरुष आया है, तो उसमें आपकी पुरुष आने के कारण आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास होता है ना, जिसमें कारक चिन्ह विग्रह करने पर आए उसमें आपका तत्पुरुष समास होता है, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। और भाई देखिए द्वंद्व समास आप जानते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनका योजक चिन्ह हटने पर और आता है। ठीक है, माता पिता, दिन रात, सुबह शाम। ठीक है, ये सब आपको हो गए। और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है भाई, जिसमें इसमें जो है किसी कोई पद प्रधान नहीं होता, या जो है दो पद मिलकर किसी तीसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कमल नयन होता है ना, कमल नयन। आगे देखिए, और द्विगु समास आप जानते हैं, पहला पद क्या होगा, इसमें आपका नंबर होता है। ठीक है, और दूसरा संज्ञा होता है, तो आप द्विगु समास उनको कहते हैं। तो आप यहाँ आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है, कनिक तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो बताइए भाई। देखिए कमल नयन में जो है पूर्व पद इसमें उपमान है तथा उत्तर पद उपमेय है। देखिए इसका जब विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन, तो यहाँ पे आपको अगर कर्मधारय समास होता तो कर्मधारय समास की प्रियॉरिटी देते। ठीक है, लेकिन यहाँ कर्मधारय ना होने के कारण आप इन्हें कौन सा, जब इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन है जिनके अर्थात विष्णु, तो आप यहाँ बहुब्रीहि समास लगाएंगे। ठीक है, अगर कर्मधारय भी होता तो आप उसको भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ कर्मधारय ना होने के कारण देखो एक ही दिया रहेगा, या तो कर्मधारय तो बहुब्रीहि दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर कर्मधारय समास भी रहेगा तो आप उसको भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ बहुब्रीहि है तो आप बहुब्रीहि लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका इसके हिसाब से आप समास विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। ठीक है, तो ये यहाँ सी सही लगाइएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहने कि अधिकारी में उपसर्ग, तो भैया बताइए उपसर्ग लगाइए। तो इसको तोड़िए पहले, अधि प्लस कारी, कारी मूल शब्द हो गया, और अधि आपका उपसर्ग हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कहने कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, बताइए। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए बुरे का अर्थ होता है बद, जो है उपसर्ग होता है, या जो है उर्दू फारसी भाषा का ये उपसर्ग है। ठीक है, जैसे बदमाश पढ़ते हैं, बदमाश है, बदमाश में कौन उपसर्ग है, तो बद। ठीक है, बदमाश, बदबू। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, उर्दू फारसी का जो है बद उपसर्ग है। ठीक है, देखिए अगला है, कहने कि रसोइया में प्रत्यय बताइए, रसोइया में भाई प्रत्यय बताइए, कौन सा प्रत्यय, या प्रत्यय, या प्रत्यय, या आ, या रस, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, रसोइया में या प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानना है, कारण, लोहा, बंदर, दूध, बताइए भाई। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। कारण जो है आपका तत्सम शब्द है, कारण जो है इसका तत्सम शब्द है। और देखिए लोहा, बंदर, दूध, ये क्या है भाई, ये तद्भव शब्द हैं, और इनके देखिए लोहा का तत्सम क्या होता है, लौ होता है, लौ। ठीक है, और देखिए भाई दूध का आप जानते हैं दुग्ध होता है। ठीक है, और भाई बंदर का वानर होता है, वानर ना। ठीक, तो आप यहाँ पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कारण जो है तत्सम शब्द है। देखिए गृग्र शब्द का तद्भवत रूप है। चलिए कौन सा हो जाएगा इसमें 16 का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा, गीध। गीध जो है गृग्र का क्या है, ये जो है तत्सम। ठीक है, गीध का तत्सम। ठीक, देवर का तत्सम शब्द है। चलिए भाई देवर का तत्सम बताइए कौन सा हो जाएगा, करें कि देववर या द्विवर, दुर्वर या द्वितीयवर, तो आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, देवर का द्विवर हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है,
कहने कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। चलिए वर्तिका का तद्भव भी बताना है। कहने कि मातृका होगा, कृतिका होगा, लतिका होगा, बत्ती होगा। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। वर्तिका का बत्ती जो है सही तद्भव रूप होगा। ठीक है, तो ये वर्तिका आपका तत्सम है, इसका तद्भव बत्ती हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कठिन है, अच्छा है क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए आपकी नहीं वाला बताना है आपको, तद्भव कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए तद्भव नहीं वाला पूछा था, तो आपका साय जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा साम होगा। क्या भाई? साम। ठीक है, साम होगा। ठीक है, द्वार, द्वार आपका क्या है भाई? ये द्वार जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? द्वार होता है। क्या भाई? द्वार होता है। ठीक है, और देखिए गिरि, गिरिस्ती, गृहस्थी का तत्सम क्या होगा? गृहस्थी, गृहस्थी। ठीक है, इस होगा। और पाँव, पाँव का, पाँव आपका पाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पाँव का तत्सम पाद हो जाएगा, पा बड़ा दा। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। तो साय का आपका साम हो जाएगा। ठीक है, तद्भव जो है साम होता है। चलिए भाई अगला देखिए, कह रहे हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? चलिए भाई बताइए किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? कह रहे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। ठीक है भाई, क्या? जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जो है जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे वाक्य में जो है गांधी शब्द जो है जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, इस प्रकार बी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। यानी कि राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। बताइए भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, मित्रता। तो मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला है, कहें कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए भाई, किसकी विशेषता बता रहा है? कहें गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं? बताइए भाई किसकी विशेषता बता रही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, दूध की। ठीक है, तो अधिक जो है किसकी विशेषता बता रही है? दूध की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आकर्मक क्रिया है? कह रहे हैं कि काटना, बोना, धोना, रोना। बताइए भी कौन सा इसमें हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 23 का कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, रोना जो है आपका आकर्मक क्रिया है। देखिए आकर्मक क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय, अव्यय जो है आपका शब्द बताना है। तो अव्यय आप जानते हैं क्या होते हैं? जिन पर कारक, पुरुष और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, वहां जो है आपका अव्यय शब्द है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक देखिए जैसे और, परंतु, किंतु जोड़ने का, जो वाक्यों का जोड़ने का काम करते हैं उन्हीं को समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। देखिए अर्थात, अतएव, अथवा, तो ये आपके समुच्चय बोधक हैं। जो आजन्म है वो जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक है, अगला है,
आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव, देखिए आविर्भाव मतलब क्या होता है? उत्पन्न। क्या भाई? उत्पन्न। चलिए, तो इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कह रहे विकास, जन्म, निर्माण या उद्भव। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, उद्भव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि परिवार का पर्यायवाची है गृह है, कुटुंब है, भवन है, आगार है। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा इसमें? तो परिवार का पर्यायवाची आपको यहाँ बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुटुंब जो है आपका परिवार का पर्यायवाची है। ठीक है, और जो ये है भवन है, गृह है, आगार है, ये घर के पर्यायवाची हैं, घर के पर्यायवाची हैं। देखिए कुटुंब को आपको और कहते हैं कुनबा भी कहते हैं, खानदान कहते हैं, खानदान कहते हैं ना कि आपका पूरा खानदान है वैसे है, तो खानदान भी आपके परिवार का ही पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए कहें कि अनुनासिक का विलोम बताइए। अनुनासिक का विलोम क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा भी यहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। निर्नुनासिक जो है अनुनासिक का विलोम हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है सीमा ने कल स्पेस काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। देखिए निपात क्या होते हैं भाई? ये भी 8 प्रकार के होते हैं। तो निपात क्या होते हैं? वाक्य के अंग होते हुए भी ये वाक्य के अंग नहीं कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो कौन सा इसमें करेगी? सीमा ने कल ही काम नहीं किया, तो कोई बैठ नहीं रहा है। अगर देखिए अभी नंबर बैठाइए। सीमा ने कल मात्र काम नहीं किया, नहीं तो भर बिल्कुल नहीं, तो भी तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया, तो यही तो बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो निपात, और देखिए निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द भी किया जाता है इसके प्रयोग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि माता जी को स्पेस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माता जी को क्या करेंगे? आशीर्वाद, माता जी को आशीर्वाद दोगे? सही नहीं बैठ रहा। शुभ आकांक्षा, नहीं। माता जी को क्या करेंगे? स्नेह करेंगे कि प्रणाम करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है, माता जी को प्रणाम। ठीक है, ऐसे कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द बताइए भाई। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, आकाश चुंबी। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला कह कि कान का कच्चा होना। देखिए कान का कच्चा होना, करें कि बहरा होना नहीं, करें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सही लग रहा है। सभी पर विश्वास करना नहीं, कम सुनाई देना नहीं, तो कौन हो जाएगा? बी नंबर आपको सही हो जाएगा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना होते हैं भाई, कुछ लोग तनी से सुन लिए तो एकदम पक्का विश्वास कर लिए, उसी पर पूरा न्यौछावर कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका बी ए सही हो जाएगा। आगे देख, करें कि बछिया का ताऊ का अर्थ है, करें कि बछिया का ताऊ, करें कि कामचोर व्यक्ति, भाई कामचोर नहीं होगा। करें कि साहसी व्यक्ति, नहीं। करें अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बछिया का ताऊ मतलब अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं भाई। करें कि सावन हरे न भादों सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चलिए करें कि सावन आए तबो हरा न रहा न भादों सूखे। चलिए जय भादों आए तबो न सूखा है, हरा सावन आए तबो हरा न हुआ, ऐसा कौन सा है? करें सावन में हरा और भादों में सूखा नहीं, ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, कोई नहीं दिक्कत। करें असंभव बात नहीं। करें दशा सदा एक सी दशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही बैठ रहा है। भाई ना सावन आया तब भी ना हरा रहन, भादों आए ना सूखा रहे, मतलब एक तरह से हमेशा बना रहना ना। जैसे कोई हमेशा एक तरह से, जैसे होता है एक तरह से ही कपड़ा पहना हुआ है आदमी, चाहे कोई खुशी आए या गम आए, सूखा है या हरियाली आए, वो एक ही तरह से कपड़ा पहना हुआ है, तो उसके लिए आप कह देंगे भैया सावन हरे ना भादों सूखे, मतलब एक दशा सदा एक सी दशा है, मतलब कि एक ही रूप में बना हुआ है, जैसे पहले थे आज भी वैसे, तो एक ही रूप में बना रहना। चलिए आगे चलते। करें कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। बताइए भाई सही भेद आपको पहचानना है। करें सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो कैसा है भाई? तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? एक सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। तो सरल वाक्य जो में क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, और उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, तो ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य जिसमें आप जानते हैं कि और, परंतु, किंतु से जुड़े होते हैं, और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जो पहले वाक्य जो है, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर रहता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक। तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अज्ञार्थक वाक्य है? बताइए भाई,
कह रहे सुरेश सुरेश को बुलाना चाहिए नहीं, अभिषेक पुस्तक लाओ, ये है। आगे देखते हैं, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है नहीं, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही पड़ रहा है, अभिषेक पुस्तक लाओ। ठीक है, अध्यापक कह रहा है कि अभिषेक पुस्तक लाओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तो मतलब आदेश दे रहा है, तो आज्ञावार्तक तो आपका बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंता चिंता आकर्षक होता है, सॉरी चित्त आकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही चित्त आकर्षक होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो यहाँ पर ए, यहाँ अच्छा प्रयोग करने से यहाँ पर निरर्थक उपयोग किया गया है। ठीक है, देखिए सद्भाव ही अर्थ ही अच्छा का भाव प्रदान, सद्भाव ही अच्छा का भाव जो है उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए अच्छा यहाँ निरर्थक यूज किया गया है, मतलब बेमतलब का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मेरे वेतन का अधिकांश भाग, ये भाग जो है आपका निरर्थक प्रयोग किया गया है, क्योंकि अधिकांश का अर्थ अधिक या अंश या भाग होता है, अधिकांश का यहाँ, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है सही हो जाएगा, तो करना भी गलत यूज हुआ। ठीक है, तो आपका कौन सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं आगे। उससे बैठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य है या कोई नहीं? बताइए भाई। तो कहें देखिए, उससे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, तो वाच्य आपके तीन होते हैं ना, वाच्य आपके तीन प्रकार के हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर भाववाच्य है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? तो ए नंबर सही हो जाएगा। भाववाच्य कहना, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलें आगे। आइए भाई अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए भाई क्या कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर से हो जाएगा, कारण कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे हम कारण कारक कहते हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि अधिकरण कारक के लिए चिन्ह, बताइए भाई। तो अधिकरण कारक के लिए आप जिन, तो कारण कारक आपके 8 के हैं, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर सही हो जाएगा। में पर जो है आपका अधिकरण कारक के चिन्ह आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? देखिए, अच्छा अच्छी लगाइए। पहिया अच्छी होती है, अच्छा होता है, तो पहिया अच्छी होती है तो पहले आपका सही हो जाएगा। ठीक, एमा कौन सा आपको चुनना था भाई? तो पहिया अच्छा हो, तो आपका यहाँ पे पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो क्या चुनना था? पुल्लिंग शब्द का चयन करना था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। और सब जो है आपके क्या है? तो और सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखा, लिखावट, पखा, वज, मझधार। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए अगला देखें। चलिए देखिए, कह रहे एकाकिनी शब्द का लिंग बदलिए। आपको यहाँ पर लिंग आपको यहाँ बदलना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो एकाकी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पुल्लिंग इसका शब्द एकाकी हो जाएगा, ये एकाकिनी स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, कह रहे कि हो सकता है वह आया हो वाक्य है, हो सकता है वह आया है, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, तो बी सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है वह आया, तो कैसा शब्द है? संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कह रहे कि गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो बताइए भाई, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। बताइए, थोड़ा तो किस में आएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, गिलास कह रहे हैं कि गिलास में थोड़ा पानी है, तो ये आपका विशेषण आपके कितने हैं भाई? 4 प्रकार के हैं, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए भाई, शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी?
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। पूजनीय जो है शुद्ध शब्द है और सब आपके अशुद्ध शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहने कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? कहने की खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मालवी। कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, खड़ी बोली। तो हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, तो खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी में शामिल है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में शामिल भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आपकी 5 मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं भाई? ब्रज भाषा है, देखिए ये आते हैं ब्रज भाषा, पूछता है कि ब्रज भाषा किस भाषा का उपभाषा है, तो आप बताएंगे। तो इसमें ये पश्चिमी। ठीक है, ब्रज भाषा और कौन है? कन्नौजी है, कन्नौजी भाषा। ठीक है, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली, बांगरू, बांगरू या उसको उसी को बोलते हैं हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। ठीक है, और ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। किससे भाई? सौर श्रेणी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, आप इसमें याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? अच्छा, ऐसी कौन सी भाषा जिसे पिंगल के नाम से जाना जाता था? बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, ब्रज भाषा को पहले पिंगल नाम दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कहने की एमेंडमेंट, जिसे आप कहते हैं ना 11 एमेंडमेंट, तो ऐसे कुछ सुने होंगे, 104 एमेंडमेंट, तो उसी को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जिसको आप सुनते होंगे संशोधन हुआ है, 104वां संशोधन, 105वां संशोधन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा संशोधन। इसकी हिंदी आपको बताना था। आइए देखते हैं, 2 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। कहने की इंग्लिश दिया, हिंदी बताना है वर्ड। कहने की क्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। बताइए भाई कौन सा? कहने दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कौन सा हो जाएंगे भाई? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसका आपका सही ईडियम फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ईडियम फ्रेज है। ठीक है, तो इसकी हिंदी दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आगे देखिए भाई, यानी कि ड्रॉनिंग मैन से कैचेज ए स्ट्रॉ का अर्थ है, कहने कि डूबने वालों को तिनका सहारा देता है। ठीक, कहने कि डूबने वालों को भगवान बचाता है, डूबते को तिनके का सहारा। तो ऑप्शन नंबर यही सी नंबर सही हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, तो ड्रॉनिंग मैन से कैचेज एज ए स्ट्रॉ। ठीक, तो इस प्रकार सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कितने भाई क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया है, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए तो वीडियो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।